हेलो फ्रेंड्स, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है जेल। यह मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। मृदुला मजिस्ट्रेट इजलास से जनाने जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आभा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनैतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई है? मृदुला की विजय गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यूं आप जबरदस्त हैं, जो फैसला चाहें करें। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धक्का दिया, न किसी से आरजू मिन्नती की। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान पर खड़ी जरूर थी। वहाँ कई वॉलंटियर गिरफ्तार हो गए थे। जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी हो गई। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ लिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थी। बोली, मजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी। मृदुला ने प्रतिवाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वे भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्यवाही में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे जब्त न हो सका। रहा नहीं गया, मैंने उनसे जिरह करनी शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है। थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा, यह कुछ बोलेगी तो है नहीं। हम जो बयान चाहेंगे देंगे। जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बंगले झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहियों को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट सूझती गई। मजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का ऊल जलूल जवाब देता था तो मजिस्ट्रेट बोल उठता था, वह जो कुछ पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो। तब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकल आता था। मैंने सबों का मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन मुझे विश्वास है बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थीं। सब यह कहती थीं, तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे द्वेष भरी नज़रों से देखती हुई चली गईं। उनमें से किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 माह की। उन्होंने अदालत के सामने जवानी न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम न था। मृदुला पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सजा होने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने से तो उसका कुछ प्रायश्चित ही न था। दूर जाकर एक देवी ने कहा, इस तरह हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है, नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं। दूसरी महिला बोली, यह तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं दुकान पर जाने का काम ही क्या था। वॉलंटियर गिरफ्तार हुए तो थे आपकी वजह से। आप वहाँ क्यों गई? मगर अब कहती है मैं धरना देने ही नहीं गई। वह क्षमा मांगना हुआ साफ। तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह वाह लूटने के लिए आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नगीच आना ही नहीं चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा। केवल क्षमा देवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थी। उन्होंने एक उदंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थी। दूसरे जिले से 1 महीना हुआ यहाँ आई थी। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदियों में किसी से उनका दिल न मिलता था। जरा जरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव सिंगार की चीज़ों के लिए लेडी वार्डरों की खुशामदें करना, घर वालों से मिलने के लिए व्यग्रता दिखलाना उसे पसंद न था। वही कुत्सा और कन्फूसियाँ जेल के भीतर भी थीं। वह आत्माभिमान को जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सब से दूर रहती थी। उसकी जाति प्रेम का पारावार न था। इस रंग में पगी हुई थी
पर अन्य देवियां उसे घमंडी समझती थीं और उपेक्षा से देखती थीं। मृदुला को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुला में वही संकीर्णता और ईर्ष्या न थी, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। क्षमा ने सोचा था इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुला यहाँ से चली जाएगी, वह फिर अकेली हो जाएगी। यह यहाँ ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनाएगी, देश की चर्चा करेगी। यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर हैं। मृदुला ने पूछा, तुम्हें भी अभी 8 महीने बाकी हैं बहन? क्षमा ने हसरत किसी के साथ कहा, किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी 1 सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया। तुमसे तो जब से तुम आई हो मुझे जेल जेल न मालूम होता था। कभी कभी मिलती आती रहना। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबाई हुई थीं। ढाढ़स देती हुई बोली, जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद न रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी, कहूंगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है, दौड़ा हुआ आएगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो भान की, बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चली गई? मुझे छोड़कर चली गई क्यों? जाओ, मैं तुमसे बोलता नहीं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन, क्षण भर निचला नहीं बैठता, सवेरे उठते ही गाता है, झन्ना उनता लय माला, छोलाज का मंदिर देल में है। जब एक झंडी कंधे पर रखकर कहता है, ताली छलाओ पानी हिलाम, तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है, तुम गुलाम हो, वह एक अंग्रेज कंपनी में है, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई उद्यम तो करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें? वह तो छोड़े बैठे थे। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती रहती हूँ। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं, वह बेचारी बूढ़ी बाड़ी, उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़ाएं। चाहती है कि मेरी गोद में दबक कर बैठा रहे, और भान को गोद से चिढ़ है। अम्मा मुझ पर तो बहुत बिगड़ेगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आई। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे, तुमसे खफा है, 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही है। इस छोकरी ने तो कुल मर्जाद डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कल मुही कुलच्छनी न जाने क्या क्या बकती रही। मैं उनकी बातों का बुरा न मानती, पुराने जमाने की हैं। उन्हें कोई चाहे कि आकर हम लोगों से मिल जाए तो यह उसका अन्याय है, चलकर मनाना पड़ेगा। बड़ी मिन्नतों से मानेगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी, जेल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब जाना बहन, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित है। वह विधवा है, अकेली है। जलियांवाले बाग में उसका सर्वस्व लुट चुका है। पति और पुत्र दोनों की आहुति जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों से उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को जाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करने, उनको मिटाने में वह जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने के लिए और रह ही क्या गया था। औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो, यशोपार्जन का एक साधन। क्षमा के लिए तो यह तपस्या थी, और वह नारित्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी तो अपने बसेरे की याद आती ही है। क्षमा के लिए वह आश्रय कहाँ था? यही वह अवसर थे जब क्षमा की आत्मा
संवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यह मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर यह छां भी इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल जाओगी। मृदुला, तुम्हारे लिए तो यह रेलगाड़ी का परिचय है और मेरे लिए तुम्हारे वादे इसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो या तो पहचानोगी ही नहीं, या जरा मुस्कुराकर नमस्ते करते हुए अपनी राह चली जाओगी। यही दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती। दूसरों के लिए कोई क्यों कर रोए? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी, मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिनी को भी याद कर लिया करना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा भी बहुत होता है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुला बरी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रोकर रुलाकर चली गई, मानो मैके से विदा हो रही हो। 3 महीने बीत गए, पर मृदुला एक बार भी ना आई और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी के घर से खाने पीने की चीजें और सौगातें आ जाती थीं, लेकिन क्षमा को पूछने वाला कौन बैठा था? हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से ही मृदुला की बाट जोहने लगती। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती। जमाने का यही दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा मृदुला सामने चली आ रही है। न वह रूप रंग है, न वह क्रांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, यह तेरी क्या दशा है मृदुला? सूरत ही बदल गई। बीमार है क्या? मृदुला की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। बोली, बीमार तो नहीं हूं बहन, विपत्ति से बिंधी हुई हूं। तुम मुझे खूब कोस रही होगी। उन सारी निठुरियों को प्रायश्चित करने आई हूं और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूं। क्षमा कांप उठी। अंतस्तल की गहराइयों में एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उनका अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतारता हुआ दिखाई दिया। रुदे हुए कंठ से बोली, कुशल तो हो बहन? इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आ गई? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुला मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में रुदन छिपा हुआ था। फिर बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है। कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी? परसों शहर में गोलियां चली। देहातों में आजकल संगीन की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपए नहीं तो दें कहाँ से? अनाज का भाव दिनों ब दिन गिरता जाता है। 1.25 रुपए से मन भर गेहूं आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी भी कहती है कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते। मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहाँ से दे? उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर राजी है। हमारी जमा जथा नीलाम कर लो, घर कुर्क कर लो, अपनी जमीन ले लो, मगर वहां तो अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की फिक्र पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा की चक्की में पीस ही क्यों न डाले, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सुना है कि वह उल्टे और सह देती है। सरकार को तो अपने कर से मतलब है। प्रजा मरे या जिए उससे क्या? कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर जमींदार ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरवगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है। मरता क्या ना करता। किसान भी घर बार छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के इस कहानी की अधूरी कहानी पार्ट 2 में देखिए।